ठीक है बच्चों, तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले अभी क्या देखा था, हम लोग ने देखा था कि कहीं पर भी यदि वेपर प्रेशर के बारे में बात हो रही है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ पर हमने यहाँ हम ले लेते थे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो कि वेपर फेज में नहीं जा सकता था। तो इसका ग्राफ जो हम लोग ने देखा था, ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था, ये आपका लगातार डिक्रीज करता जा रहा था और यहाँ पहुँच जा रहा था। ठीक है, यहाँ ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के थे, यहाँ इस पॉइंट पर मान लेते हैं एस है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, एस। इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ वैल्यू 0 है। यहाँ इस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक, अच्छा, इस पॉइंट का जो सॉल्यूशन है, इस पॉइंट के सॉल्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है? इस सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या होगा, ये यहां से थोड़ा पास है, इधर से थोड़ा दूर है, मतलब सॉल्यूट जो है यहां पर कुछ 0.2 होगा और सॉल्वेंट कितना होगा, 0.8 होगा। और इस वक्त इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो इतना होगा। और देखो, जैसे जैसे इधर से इधर जा रहे हो, वो जो उड़ने वाली चीज है वो लगातार कम होती जा रही, इस कारण से वेपर प्रेशर भी कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये राउल्ट का लॉ था जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि पी एस बराबर पी एस नॉट इंटू एक्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये था हमारा किसका लॉ, राउल्ट का लॉ। ये हम लोग ने सिंपल एक नॉन वोलेटाइल चीज ली, उसको मिला दिया और उस वक्त पूछ लिया कि बताओ अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो कितना होगा इसके मिलाए जाने के बाद। तो अपन इस तरीके से उसको बता सकते हैं। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, हम बात करते हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ solution, vapor pressure of solution having volatile solute and solvent। यानी अब हम एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट भी वेपर फेज में जा सकता है और सॉल्वेंट भी वेपर फेज में जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट कहानी है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहले आप ये समझ लें कि इसमें जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे थे तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब आपका सॉल्यूट भी वेपर फेज में जा सकता है और सॉल्वेंट भी वेपर फेज में जा सकता है। तो ऐसे में हमारे दो टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। एक सॉल्यूशन जिसको हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन जिसको कहा जाता है क्या, आइडियल सॉल्यूशन। एक दूसरे टाइप का सॉल्यूशन जिसको हम कहेंगे क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी क्या मतलब है इसका, 2 मिनट रुकिए। ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी आप इन सॉल्यूशंस को सिर्फ ऐसे समझिए कि आइडियल सॉल्यूशन वो है जहां पर राउल्ट का लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। यदि कोई सॉल्यूशन राउल्ट का लॉ को अप्लाई करके आप उसका प्रेशर निकाल सकते हैं तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। और कोई ऐसा सॉल्यूशन जहां पर राउल्ट का लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है तो वो कंडीशन है आपकी किसकी, वो कंडीशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। सिंपल सी कहानी, पहले इतनी चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। राउल्ट का लॉ एप्लीकेबल है, इसका मतलब क्या, जरा इस चीज को समझो। हमने कहा एक कंटेनर है जिसके अंदर अब हम दो चीजें मिला रहे हैं, ए मिलाया बी मिलाया, ए और बी को मिलाकर हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया। ए और बी मिलाकर हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया। अब इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है ये बेसिक डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा कि जिसका अमाउंट भी कम होगा वो आपका इस सॉल्यूशन के लिए कहलाएगा सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो इस सॉल्यूशन के लिए कहलाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, राउल्ट का लॉ एप्लीकेबल होने का मतलब क्या है,
जब ए उड़ रहा था तो राउल्ट ने क्या कहा था कि इसका प्रेशर किसके बराबर होगा, पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन, जो उड़ता है उसी का प्रेशर, यानी एक्स ए, जब सिर्फ एक उड़ रहा था। अब की क्या है, ए भी उड़ रहा है, बी भी उड़ रहा है, तो नेट का प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, ए जो प्रेशर अप्लाई कर रही हो और बी जो प्रेशर अप्लाई कर रही हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस पूरे सॉल्यूशन का पी टोटल हो जाएगा। ये है राउल्ट का लॉ एप्लीकेबल होने का मतलब। अगर राउल्ट का लॉ एप्लीकेबल है तो आपका ये वैल्यू हमेशा आपको पी टोटल के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगी। ठीक, पहले ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, फिर हम इसको और डिटेलिंग करते हैं। तो कहीं पर दो चीजें मौजूद हैं, तो उसका जो टोटल प्रेशर होगा पी नॉट इंटू एक के मोल फ्रैक्शन प्लस पी बी नॉट इंटू दूसरे के मोल फ्रैक्शन, ये किसी सॉल्यूशन के टोटल प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब मैं इसको आपको ग्राफ से समझाता हूं कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखो जरा सा, अगर यहां हम वेपर प्रेशर ए का ले लें, ए के वेपर प्रेशर के लिए ग्राफ ड्रॉ करें, तो ए को देखते हुए यदि हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। जैसे जैसे ए के मोल फ्रैक्शन कम होते जाएंगे वैसे वैसे ए का वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा, जैसा ऊपर बनाया था। अब इसी कंटेनर में मौजूद बी के लिए यदि ग्राफ बनाया जाए तो क्या होगा, इसी कंटेनर में मौजूद बी के लिए यदि ग्राफ बनाया जाए तो क्या होगा, जरा सोचो। एक मिनट, यहां मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग कर दूं। यहां एक्स ए बराबर हमने ले लिया 1, एक्स ए 1 है, मतलब इस जगह पर अब हम सोल्यूशन बना रहे हैं तो सोल्यूशन के अंदर एक्स बी कैसा होगा, 0। इधर आ जाओ, यहां एक्स ए कितना हो गया, एक्स ए हो गया 0, यानी एक्स बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1। इस जगह प्योर ए है, यानी जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो पी ए नॉट के बराबर होगा। इस जगह प्योर बी है, यानी जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो पी बी नॉट के बराबर होगा। हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि पी ए नॉट ग्रेटर देन पी बी नॉट है। ठीक, तो ये जो हमने लाइन बनाई ये सिर्फ किसको देख के बनाई, कि सिर्फ ए आपका डिक्रीज हो रहा है तो ए के कारण लगने वाला प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। सिमिलरली जैसे जैसे बी डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बी के द्वारा लगने वाला प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा। तो राउल्ट का लॉ ये कह क्या रहा है, राउल्ट का लॉ ये कह रहा है कि मान लीजिए ये कंपोजिशन है आपके सॉल्यूशन का, ठीक है। इस कंपोजिशन का मतलब क्या, यहां ए कुछ है, कितना ए है आपका, मान लेते हैं 0.8, ये ए है क्योंकि ए के पास में है, ए यहां से डिक्रीज होता जाएगा। लेट अस अज्यूम यहां 0.9 है, ये 0.8 हो गया। यहां बी घटते 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 ये ए इतना है तो बी कितना हो जाएगा, इतना। ये बात समझ में आ गई। अब इस कंपोजिशन पर ए कितना प्रेशर लगाएगा, इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर यदि हम ए के बारे में बात करें तो ए प्रेशर लगा रहा है इतना। इसी कंपोजिशन पर बी कितना प्रेशर लगाएगा, बी प्रेशर लगा रहा है आपका ये वाला जो हम इस रेड लाइन से बना रहे हैं, इस वाली से बी आपका प्रेशर इसी कंपोजिशन पर इतना बना रहा है। मतलब जो वैल्यू होगी वो यहां से यहां ए और इस सबसे नीचे वाली लाइन को नाम दे देते हैं बी, और इस वाली लाइन को नाम दे देते हैं सी, जो बीच में इंटरसेप्ट हो रहा है। इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इसको मैग्नीफाई करने का मतलब ये है, ये लाइन गई, ठीक है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट और है जो यहां से ऐसे आ रहा है, ऐसे वाली लाइन जो आ रही, ये पॉइंट आपका है सी, ठीक है। तो ए से बी हमको क्या बता रहा है, ए से बी बता रहा है हमको वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, और BC आपको क्या बता रहा है, BC आपको बता रहा है वेपर प्रेशर ऑफ बी सॉल्यूशन।
और चूंकि ये आइडियल सॉल्यूशन है, इस कारण से दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, ये आपका इस जगह पर प्रेशर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह कहीं पर भी ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, ये इस जगह का प्रेशर आ जाएगा। ये वैल्यू प्लस इसी वैल्यू का सम टोटल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यदि इनिशियल से यहां से देखना चालू करें, ये वैल्यू प्लस जीरो, यानी ग्राफ टोटल प्रेशर का यहां से स्टार्ट होगा। ये वैल्यू प्लस जीरो, यानी ग्राफ इस जगह पर खत्म होगा। और जब आप इन चीजों को एक साथ, इस चीज को एक साथ ज्वाइन कर दो, यहां से यहां आपको ज्वाइन कर दो, यदि एक इस पॉइंट को, तो यही आपका क्या निकल कर आता है, पी टोटल, जो बराबर है किसके, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी के बराबर है। ठीक, तो कहीं पर भी आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल प्रेशर की कौन सी लाइन है, तो ये लाइन है आपकी टोटल प्रेशर की। ये लाइन किसकी है, ए को देखकर जब हमने वेपर प्रेशर बनाया। ये लाइन किसकी है, जब बी को देख के हमने बी पर हमने राउल्ट लॉ लगाया। बी पर राउल्ट लॉ लगाओ, ये बनेगा। सिर्फ ए पर राउल्ट लॉ लगाओ, ये बनेगा। दोनों पर यदि आप राउल्ट लॉ लगा दो तो आपका एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे कि राउल्ट का लॉ एप्लीकेबल है ओनली फॉर सोल्यूट या ओनली फॉर सॉल्वेंट, तो ये दोनों चीजें गलत हैं। क्योंकि आपने देखा कि यदि वेपर फेज में दोनों चीजें जा सकती हैं, तो राउल्ट का लॉ सॉल्यूट पर भी वैलिड है और सॉल्वेंट पर भी वैलिड है। मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि राउल्ट का लॉ सॉल्यूट पर वैलिड है या सॉल्वेंट पर वैलिड है, वो किसी पर भी वैलिड है। अगर वो वेपर फेज में जा सकता है तो उसका वेपर प्रेशर उसके प्योर फॉर्म के प्रेशर मल्टीप्लाई बाई उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब थोड़ा सा और इस पर बात करते हैं। मान लो एक कंटेनर है जिसके अंदर ए हमने मिलाया 1 मोल, ठीक है, बी हमने मिलाया 2 मोल, और हमने आपको ये कहा कि ये जो सॉल्यूशन है ये आपका आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है। ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन है। और जब आपने 1 मोल ए मिलाया, 2 मोल बी मिलाया, देन जो टोटल प्रेशर आपका आया, मान लेते हैं आ गया 550 mm ऑफ Hg। ठीक, ये केस 1 कहा उन्होंने। फिर वो अगले केस के बारे में यहीं पर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि इफ वी एड 1 more mole of A, then P total become 560 mm. Find PA naught and PB naught. क्या आप इसके बारे में कुछ चर्चाएं कर सकते हैं कि यहाँ पर किस टाइप की सिचुएशन जो आ रही है? क्या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मुझे पी ए नॉट और पी बी नॉट की वैल्यू बता सकते हैं? 2 एक्सप्रेशन बनेंगी, ठीक है ना, 2 एक्सप्रेशन बनेगी। पहली एक्सप्रेशन कैसी बन जाएगी, मैं बोल रहा हूँ लेकिन आपको करना इसको खुद है। पहली एक्सप्रेशन कैसी बनेगी, एज्यूम कर लीजिए पी ए नॉट, तो पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस, मतलब 1/3 इंटू पी बी नॉट 2/3 बराबर 550। ठीक है, उसके बाद वाली एक्सप्रेशन क्या बनेगी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पी ए नॉट 2/4
और इधर हो जाएगा हाँ यहाँ क्या हो जाएगा 2/4 और इधर हो जाएगा 2/4 बराबर 560। फाइंड करिए PA0 PB0 और मुझे बताइए टेलीग्राम पर कि आपका जवाब क्या आ रहा है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे।